आपदा में अवसर। एक बार एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक युवती रहती थी। लीला अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। एक दिन एक विशाल भूस्खलन ने गांव को तबाह कर दिया, घरों और फसलों को नष्ट कर दिया। लीला के परिवार के पास कुछ नहीं बचा, जिसे देख उसके पिता और गांव वाले रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे जीवन भर की पूंजी, मेरा घर, सब कुछ तबाह हो गया। अब मैं क्या करूँगा? हाय रे मेरी किस्मत, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ? अब हम किससे सहारा मांगे? कौन करेगा हमारी मदद? मेरा घर, मेरा खेत सब तबाह हो गए। ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल है, जो हमें इस जीवन में ही मिल गया। पहले ही हम जैसे तैसे अपना जीवन कई तरह की मुश्किल के साथ बिता रहे थे, और अब ये मुसीबत। हाँ, हे भगवान, क्षमा कर दे। जहाँ सभी अपनी कहानी सुनाकर रो रहे थे, वहीं लीला को इस आपदा में एक अवसर दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि भूस्खलन ने पर्वत में एक छिपा हुआ स्रोत प्रकट कर दिया था, जिससे गांव को साफ पानी मिल सकता था। लीला ने तुरंत सबको कहा, सभी लोग इधर आओ, रोने से कुछ नहीं होगा। अब जो करना है हमें ही करना है। हमें इस परेशानी का हल निकालना है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अरे कैसा हल? अब कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम सब बर्बाद हो गए। नहीं कविता बहन, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हार मानकर रोने से कुछ नहीं होगा। हम सब ठीक कर सकते हैं। आप लोग मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ आइए। वो देखिए, हम सब मिलकर उस जगह से पानी ला सकते हैं। हमें बस मेहनत करनी है। एक पाइपलाइन बनाकर हम वहाँ से पानी ला सकते हैं। गांव वालों, हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्यों ना एक बार हम लीला बेटी के कहने पर कोशिश करके देखें। हो सकता है कुछ हल निकल जाए। वैसे भी इस तरह हाथ पर हाथ रखकर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम सब मिलकर इस समस्या से निपटेंगे। आखिर इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। सभी ग्रामीण एक साथ मिलकर पाइपलाइन बनाने का इंतजाम करने लगे। काम करते समय लीला ने देखा कि भूस्खलन ने मिट्टी की एक जमा छोड़ दी थी, जो कि एक कुम्हार के लिए काफी थी। लीला को तो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना बहुत ही अच्छी तरह आता था। उसने वहाँ देखकर इशारा करते हुए सबसे कहा, वो देखिए, उस जमा मिट्टी को। हम इससे कुछ कर सकते हैं। भला इस जमा मिट्टी से तुम क्या करना चाहती हो लीला? आप बस देखते जाइए चाचा, मैं इस जमा मिट्टी से क्या करती हूँ। अरे लीला, ये क्या? सारा गांव इतनी मुसीबत में है और तुम यहाँ मिट्टी का खेल खेलने में लगी हो। अरे काकी, मैं खेल नहीं खेल रही। ये देखिए, मिट्टी के बर्तन और खिलौने। मैं इसे पास के गांव और कस्बों में बेचने जाऊंगी, ताकि हमें थोड़ा आर्थिक लाभ भी मिल सके। हाँ? ये सब इतना आसान नहीं है लीला। इतनी मेहनत करके तुम एक गांव से दूसरे गांव जाओगी और पता नहीं वहाँ तुम्हारे बर्तन बिकेंगे भी या नहीं। तुम बेवजह इतनी मेहनत कर रही हो। काकी, ये भी तो हो सकता है कि मेरे बर्तन बिक जाएं। भला कोशिश करने में क्या हर्ज है? सही कहा लीला, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं भी लीला दीदी की मदद करूँगा और आपके साथ चलूँगा। नहीं सारंग, तुम अभी छोटे हो। तुम यहीं रहकर माँ बापू की मदद करो। और तारा, तुम सोहन चाचा की अनुमति लेकर मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है, मैं बापू की अनुमति लेकर आती हूँ। तुम मेरा इंतजार करना। इतना कहकर तारा अपने बापू सोहन से लीला के साथ जाने की अनुमति लेती है, जिसे सुनकर तारा के बापू कहते हैं, क्या कहा? मिट्टी के बर्तन दूसरे गांव में बेचने जा रही हो? तुम्हें पता भी है तारा, इसमें कितनी मेहनत लगती है, और वहाँ कौन तुम्हारे बर्तन लेने को तैयार होगा? लीला तो अपनी मन की मर्जी की मालिक है
और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसके माता पिता तो हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन तारा मेरी बच्ची, मैं तुम्हें उसके साथ जाने की अनुमति नहीं दूंगा। पता नहीं वहाँ तुम्हें कितना परेशान होना पड़ेगा। बापू, मुझे भी तो अपने जीवन की परिस्थिति से लड़ना आना चाहिए, और जिस हालात में हमारा गांव है उस हिसाब से तो हमें कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। मुझे आप जाने की अनुमति दे दीजिए, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है, मगर जल्दी वापस आ जाना। बड़ी मुश्किल से तारा अपने बापू से लीला के साथ जाने की इजाजत ले लेती है, जिसके बाद लीला और तारा नजदीकी कस्बे में जाती हैं और अपने मिट्टी के बर्तन बेचने बैठ जाती हैं। लेकिन दिन भर बीत जाने के बाद भी उनका एक भी बर्तन नहीं बिकता। ये सब देख तारा लीला से कहती है, लीला, हमने दिन भर इतनी मेहनत की और अभी तक हमारा एक भी बर्तन या खिलौना नहीं बिका। बापू ने सही कहा था, ये सब इतना आसान नहीं है। अरे तारा, तुम तो एक ही दिन में निराश हो गई। ये तो शुरुआत है। आज हमारे बर्तन नहीं बिके तो क्या हुआ, हम कल फिर से आएंगे और फिर कोशिश करेंगे। अच्छा लीला, अभी तो घर वापस चलो। बापू ने कहा था शाम तक घर वापस आ जाना। लीला और तारा घर वापस जाने की तैयारी कर ही रही थी कि वहाँ पर उनके बर्तन खरीदने कुछ लोग आ जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे करके उनके सारे बर्तन और खिलौने बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने गांव जाकर सबको पूरी बात बताती हैं, जिसे सुनकर सभी लीला के पास रोजगार मांगने आते हैं। लीला ने कुछ को तो अपने साथ मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने के लिए रख लिया और बाकी लोगों को भी कई तरह के सुझाव दिए। हम सब एक परिवार हैं। जिस तरह हमने साथ मिलकर इस समस्या को थोड़ा कम कर लिया है, इसी तरह अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे और अपनी एकता बनाए रखेंगे तो जल्द ही हमारे गांव में पहले की तरह खुशियां वापस आ जाएंगी। बल्कि हो सकता है हमारा जीवन पहले से ज्यादा अच्छा हो जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा लीला। मुश्किल समय में हार मानना तो बहुत आसान विकल्प है, लेकिन परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना ही हमारे जीवन का असली मकसद है। तुमने गांव में जो उत्साह और नई उम्मीद जगाई है, हम इसे टूटने नहीं देंगे। मुझे गर्व है लीला कि तुम मेरी बेटी हो, जिसने अपनी सूझबूझ से इस गांव को दोबारा नया जीवन दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मदन भाई। अगर लीला की सोच इतनी सकारात्मक न होती तो हम सब अपनी अपनी किस्मत पर रोते रहते और दूसरों के सहारे की उम्मीद में न जाने हमारा अब तक क्या होता। लीला गांव वालों की मदद और अपनी सूझबूझ से धीरे धीरे गांव के हालात बेहतर करती जा रही थी, जिसके बाद गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा, जिससे सभी ने अपने अपने घरों की मरम्मत करवाई और पक्के इंतजाम किए। लीला ने गांव के खेतों को फिर से ठीक करने की कोशिश की, जिसमें खाद का इंतजाम किया गया, पानी देने की व्यवस्था के साथ बीज बोए गए, जिसके कुछ समय बाद खेत फिर से जगमगाने लगे, जिसे देख सभी लीला के पास आकर उसके काम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, लीला बिटिया, तुम्हारी समझदारी ने इस बड़ी आपदा में भी अवसर निकाल लिया। सच में तुम बहुत बहादुर हो। हाँ लीला, सच में तुम्हारी बुद्धिमानी और बहादुरी ने हमें संभलने का एक मौका दिलाया है। इस गांव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमारे इस छोटे से गांव में एक मुखिया की बहुत कमी है, तो क्यों ना हम लीला को अपना मुखिया चुन ले, जिसमें मुखिया होने के और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने के सारे गुण हैं। ये बहुत अच्छा सुझाव है। लीला ही हमारे गांव की मुखिया बनने के योग्य है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सोहन भाई, और लीला भी इतनी समझदार नहीं है। नहीं मदन भाई, हमारी लीला बहुत समझदार है और बहादुर भी। इसलिए इस गांव के विकास के लिए लीला जैसी मुखिया ही होनी चाहिए, जो हमारे गांव की एकता बनाए रखना अच्छी तरह से जानती है। ठीक है,
अगर ऐसी बात है और लीला को भी ये प्रस्ताव स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। जो कभी इस गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहा करता था, आज उसकी बेटी इस गांव की मुखिया है। सब आपस में ही बातें करते रहोगे या कोई लीला से भी पूछेगा कि उसे हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार है भी या नहीं? कहो लीला, क्या तुम्हें गांव की मुखिया बनने का ये प्रस्ताव स्वीकार है? अगर आप लोगों को मुझ पर इतना विश्वास है और इतने मान सम्मान के साथ मुझे अपने जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो मेरे पास इसे स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। मुझे आप सबका ये प्रस्ताव स्वीकार है। लीला को उसके गांव वाले पूरे मान सम्मान के साथ अपना मुखिया बना लेते हैं, जिसके बाद वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छी तरह निभाती है। कुछ दिन बाद लीला ने अपने गांव में सरकारी स्कूल, अस्पताल बनवाए और कई तरह के विकास करवाए, जिसे देख आसपास के गांव वाले भी अपना इलाज करवाने वहां आया करते। लीला हर रविवार को गांव में एक छोटी सी सभा रखवाती, जिसमें वो सभी की परेशानी सुनती और उसका हल बताती है। लीला, आज तुम हम सबको ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जिस वजह से तुम्हारी सोच और विचार हम सबसे अलग और हमेशा सकारात्मक होते हैं। हर परिस्थिति का तुम इतना डट कर सामना कैसे कर लेती हो और सभी चुनौतियों का पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबला करने की क्षमता आखिर तुम में कहां से आई? बहुत बढ़िया सवाल किया है चाचा आपने। कुछ साल पहले मैं अपने बापू के साथ कुछ जरूरी काम के सिलसिले में शहर गई थी, जहाँ पर मुझे एक बहुत ही सरल स्वभाव की बूढ़ी अम्मा मिली थी, जो अपने समय में एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। कई दिन तक उनसे मुलाकात करने के बाद उनसे मेरी दोस्ती हो गई और उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी भी जीवन में कठिन परिस्थिति आने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और हमें हमेशा अपनी सोच सकारात्मक बनाकर रखना चाहिए। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि मुश्किल समय में धैर्य से काम लेना और हर मुश्किल का समझदारी से हल निकालना चाहिए। तो ये था लीला की समझदारी का राज। हाँ चाचा जी, अपनी सोच का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से हमें मुश्किल समय में सही फैसला करने की शक्ति मिलती है, अपने काम को करने की ऊर्जा मिलती है और एक आत्मविश्वास मिलता है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन करने का विश्वास हमारे अंदर जगाता है। उस समय तो मुझे उस बूढ़ी अम्मा की बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और मेरे जीवन में चुनौतियां आईं, वैसे वैसे मुझे उनकी हर बात का मतलब समझ में आने लगा और उनकी बातों से प्रेरित होकर मैंने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास पाया और अपने जीवन को सरल बनाना सीखा। और हमने तुमसे सीखा कि आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। और बुरे वक्त में समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए और समाधान का हल सोचना चाहिए। हाँ काकी, हर मुसीबत के बाद राहत है और हर परेशानी का समाधान है, बल्कि परेशानी में ही उसका हल छिपा होता है। बस हमें उसे खोजने का हुनर आना चाहिए। और मैंने सीखा कि हर आपदा में कई अवसर छिपे होते हैं, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। आप सब ठीक कहते हैं। हम सभी को इस आपदा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिस तरह हम सब ने एकता बनाए रखी और एक दूसरे का साथ दिया, अगर हम मिलकर इस कठिनाई का सामना नहीं करते तो ये सब इतना आसान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है, एकता में बल है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं और कुछ देर बाद सभा समाप्त हो जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लीला भी अपने परिवार के साथ अपने घर जाती है, जहाँ वो अपने परिवार से बातें करती है, जिसमें लीला के माँ बापू उससे कहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें लीला जैसी समझदार बेटी मिली है, जिसकी वजह से आज इस गांव में हमें इतना मान सम्मान मिला। लीला बिटिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद।
जिस तरह तुमने अपनी समझदारी से इस बड़ी आपदा में अवसर खोजा और गांव वालों को इस मुसीबत से बाहर निकाला, जिस वजह से आज हम एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले लोग अच्छे मकान में रह रहे हैं, और आज मेरी बेटी इस गांव की मुखिया है, जिस वजह से गांव का हर व्यक्ति मेरा सम्मान करता है। मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक आपदा में इतना बड़ा अवसर छिपा होगा, जिससे हमारा जीवन पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वो भी मेरी बेटी की समझदारी की वजह से। धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहती हूँ माँ बापू। आपने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और हमेशा मेरे फैसलों में मेरा साथ दिया, और इतनी कठिन परिस्थिति में भी मेरी शिक्षा पूरी करवाई। अगर आप जैसे माँ बापू हर बेटी के पास हों, तो उनका जीवन भी मेरी तरह सफल हो जाए। लीला ने अपने गांव की मदद की, साथ ही उसे इस आपदा से कई तरह के फायदे हुए और उसका जीवन पहले से ज्यादा अच्छा हो गया और सभी आपस में प्रेम से रहने लगे। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अपने साथ एक अवसर जरूर लेकर आती है। बस जरूरत है तो हमें उसे ढूंढने की।